हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जोधपुर नर्सिंग क्लासेज। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सेशन के साथ। और ये एमसीक्यू सेशन अपकमिंग एग्जाम नोटसेट 2023 के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो आज के सेशंस को कैरी ऑन करते हैं, स्टार्टिंग स्ट्रीम विद जोधपुर नर्सिंग क्लासेज। ओके दोस्तों, तो एमसीक्यू सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ए ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। ओके दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पे है। विच फ्लूइड्स इज यूज्ड टू फ्लश आईवी लाइन आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद कौन सा फ्लूइड्स है वो आईवी लाइन को फ्लश करने के लिए यूज में है वो लिया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए आरएल, ऑप्शन बी डीएनएस, ऑप्शन सी एनएस एंड ऑप्शन डी D5W। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, बिफोर एंड आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले और बाद में हमेशा नॉर्मल सलाइन को नॉर्मल सलाइन को इन्फ्यूज किया जाता है आईवी लाइन को फ्लश करने के लिए। बिकॉज नॉर्मल सलाइन एक प्रकार का आइसोटोनिक फ्लूइड होता है और ये नॉर्मल सलाइन दोस्तों टबिंग्स में हिमोलाइसिस को प्रिवेंट करता है, यानी कि आरबीसी के डिस्ट्रक्शन को प्रिवेंट करता है। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा ध्यान रखना, बिफोर एंड आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले और बाद में हमेशा नॉर्मल सलाइन को है वो इन्फ्यूज किया जाता है। नॉर्मल सलाइन एक प्रकार का आइसोटोनिक फ्लूइड होता है। क्या होता है दोस्तों? आइसोटोनिक फ्लूइड होता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स के अंदर आता है कि नॉर्मल सलाइन किस टाइप का फ्लूइड होता है, किस टाइप का एग्जाम्पल है, तो वो आइसोटोनिक होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमेशा नॉर्मल सलाइन को इन्फ्यूज किया जाता है ताकि आरबीसी के डिस्ट्रक्शन को बचाया जा सके, हिमोलाइसिस को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो नॉर्मल सलाइन है वो होता है दोस्तों। आरएल भी एक प्रकार का आइसोटोनिक फ्लूइड है, बट आरएल को इन्फ्यूज नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा नॉर्मल सलाइन, यानी कि एनएस जो है 0.9% NaCl जो है वो इन्फ्यूज किया जाता है। 0.9% NaCl इन 100 ml, एक 100 ml के अंदर 0.9% NaCl कंसंट्रेशन वाले NS को है वो इन्फ्यूज है वो किया जाता है। और ये एक प्रकार का आइसोटोनिक फ्लूइड है वो होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्सड इन स्मॉल अमाउंट विद एबीजी ब्लड सैंपल सिरिंज। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चंस को हमेशा आपको अच्छे से रीड करना है और क्वेश्चंस को रीड करने के बाद ही दोस्तों ऑप्शंस की साइड आपको कैरी ऑन करना है, उसके बाद आंसर को पुट करना है दोस्तों। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्सड इन स्मॉल अमाउंट विद एबीजी ब्लड सैंपल सिरिंज, यानी कि जब भी एबीजी का सैंपल लिया जाता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है एबीजी का, तो सिरिंज के अंदर कौन सा सॉल्यूशन कौन सा है वो मिक्स किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना कि ऑप्शन ए हिपेरिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी नॉर्मल सलाइन एंड ऑप्शन डी जो है वो है कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि जब भी एबीजी का सैंपल लिया जाता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है, तो जो सिरिंज होती है उस सिरिंज को हमेशा हिपेरिन से फ्लश किया जाता है। क्योंकि हिपेरिन क्या होता है? एक एंटीकोगुलेंट होता है और ब्लड को वाइल्स के अंदर या फिर सिरिंज के अंदर क्लॉट होने से बचाने के लिए वो हिपेरिन यूज में लिया जाता है दोस्तों। हिपेरिन क्या करता है? हिपेरिन हमेशा क्लॉट से प्रिवेंट करता है। क्या करता है? टू प्रिवेंट क्लॉट, यानी कि क्लॉट, ब्लड क्लॉट होने से प्रिवेंट है वो करता है हिपेरिन। तो हिपेरिन एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट होता है और ये हिपेरिन जो होता है दोस्तों क्लॉट से प्रिवेंट करता है। तो जो ब्लड सैंपल होता है उसको क्लॉट होने से, प्रिवेंट होने से बचाने के लिए है वो हिपेरिन से आईवी लाइन या फिर जो जो सिरिंज होती है उसको फ्लश किया जाता है कि ब्लड क्लॉट का वो प्रिवेंट किया जा सके। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हिपेरिन होगा। एग्जाम ऑफ पॉइंट के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज रिकमेंडेड बाय WHO आफ्टर ब्लड स्पिलेज इन हॉस्पिटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू WHO, यानी कि WHO की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हॉस्पिटल सेटिंग्स में अगर ब्लड का स्पिलेज हो गया है तो उसको किस सॉल्यूशन के द्वारा क्लीन करेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन ए ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन बी सोडियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन सी 70% अल्कोहल सॉल्यूशन एंड ऑप्शन डी बीटाडीन। तो हमेशा दोस्तों ध्यान रखना, जब भी हॉस्पिटल सेटिंग्स में ब्लड स्पिलेज हो जाता है तो उसको क्लीन करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए हमेशा सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है वो यूज में लिया जाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड है वो यूज में लिया जाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोडियम
हाइपोक्लोराइट है वो यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा सोडियम हाइपोक्लोराइड, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। हॉस्पिटल सेटिंग्स में ब्लड स्पिलेज होने के बाद उसको क्लीन करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज में लिया जाता है। ये WHO की गाइडलाइन है, फिर अकॉर्डिंग टू WHO। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नर्स डिस्कार्ड सिरिंज विदाउट निडल इन विच कलर डस्टबिन। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना कि यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक नर्स है जो सिरिंज को डिस्कार्ड कर रही है विदाउट निडल, यानी कि उस सिरिंज पे किसी भी प्रकार की निडल अटैच नहीं है, तो वो सिरिंज किस कलर कोड में डालेगी या फिर किस कलर के डस्टबिन में डालेगी। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन जो है वो है BMW के बारे में, यानी कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है दोस्तों। और नोटशीट के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बायोमेडिकल वेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस बायोमेडिकल वेस्ट से डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम्स के अंदर वो पुटअप होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जितने भी प्लास्टिक मटेरियल है, जितने भी प्लास्टिक के जो मटेरियल है दोस्तों, वो हमेशा रेड कलर में जाते हैं। किसमें? रेड कलर का जो डस्टबिन होता है उसमें जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा रेड कलर, ठीक है दोस्तों। रेड कलर का जो डस्टबिन होगा उस डस्टबिन में सिरिंज को डिस्कार्ड किया जाएगा विदाउट निडल। ओके दोस्तों, और जो सार्फ है या फिर जो स्केपल्स है वो हमेशा ब्लू के अंदर जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो रेड होगा, यानी कि जो प्लास्टिक जो मटेरियल है वो रेड के अंदर डाला जाएगा। तो द नर्स डिस्कार्ड सिरिंज विदाउट निडल इन विच कलर डस्टबिन, तो यहाँ पे है वो रेड कलर है वो राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। सेग्रीगेशन करने के लिए हॉस्पिटल्स का जो कचरा होता है या फिर बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है उसको सेग्रीगेशन करने के लिए बायोमेडिकल वेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ कलर कोड्स दिए गए, कुछ कलर डस्टबिन दिए गए, उसके अकॉर्डिंग उसको सेग्रीगेट किया जाता है दोस्तों। तो हॉस्पिटल्स के अंदर जो किचन वेस्ट होता है या फिर जो पेपर या टिश्यूज होते हैं या फिर किसी भी प्रकार का कोई कैंस है या वाटर बॉटल्स है, उसको रिफ्यूज करने के लिए, उसको डिस्कार्ड करने के लिए, उसको सेग्रीगेशन करने के लिए हमेशा ग्रीन कलर का डस्टबिन यूज में लिया जाता है। नंबर 1 जो है ये ग्रीन कलर है दोस्तों। ये अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर नहीं होता है। हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर जो घरेलू कचरा होता है, किचन वेस्ट होता है, वो उसमें ग्रीन कलर के बैग में वो डिस्पोज है वो किया जाता है दोस्तों। इन्फेक्टेड प्लास्टिक है, किसी भी प्रकार की कोई सिरिंज है, ग्लव्स है या फिर जो प्लास्टिक वेस्ट है, यानी कि जैसे आईवी सेट है या फिर स्लाइन की बोटल्स है या फिर सिरिंज है, तो जितने भी प्लास्टिक मटेरियल है हॉस्पिटल सेटिंग्स में उनको रेड कलर के डस्टबिन में है वो डिस्कार्ड किया जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे जो रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है इसमें सेग्रीगेट है वो किया जाएगा। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद जो ब्लड बैग होता है, एम्प्टी ब्लड बैग होता है, उसको भी उसको डिस्कार्ड किया जाएगा, ग्लव्स डिस्कार्ड किया जाएगा, या फिर किसी भी प्रकार का कोई प्लास्टिक का वेस्ट है उसके अंदर जाएगा, आईवी सेट है वो उसके अंदर जाएगा। तो ये काफी सारे जो प्लास्टिक मटेरियल है वो रेड कलर के डस्टबिन में उसको सेग्रीगेट किया जाता है दोस्तों। सॉलिड एनाटॉमिकल या फिर केमिकल लिक्विड्स, ठीक है, साइटोटॉक्सिक, लेबोरेटरी वेस्ट, एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन, ये हमेशा दोस्तों येलो कलर के जो डस्टबिन होता है उसमें जाता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दोस्तों इसको चीज को ध्यान रखना कि जो एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन जो है इसको आप माइंड में रखना। ये क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम्स के अंदर पुटअप होता है। तो एक्सपायर्ड एंड डिस्कार्डेड मेडिसिन है, लेबोरेटरी वेस्ट है, साइटोटॉक्सिक्स है, केमिकल लिक्विड्स है, सॉलिड है या फिर किसी भी प्रकार का कोई एनाटॉमिकल पार्ट्स है उसको है वो किसके अंदर डाला जाएगा? येलो के अंदर डाला जाएगा। एंटीबायोटिक वाइल्स है, जो स्कल्पल्स है यानी कि जो शार्प आइटम्स है उनको मोस्टली जो है वाइल्स है, मेटेलिक इम्प्लांट्स है, ग्लासवेयर है या फिर किसी भी प्रकार का कोई मटेरियल्स है, यानी कि साइटोटॉक्सिक को छोड़कर एक्सेप्ट साइटोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक हमेशा येलो के अंदर जाता है और एक्सेप्ट साइटोटॉक्सिक को छोड़कर यहाँ पे है वो ब्लू के अंदर है वो डाला जाता है। तो 4 नंबर का जो है वो ये ब्लू कलर है दोस्तों। शार्प है, किसी भी प्रकार के कोई निडल्स है या कट ग्लासेस है वो हमेशा जो है शार्प पिट के अंदर है वो उसको सेग्रीगेट किया जाता है। तो दोस्तों बायोमेडिकल वेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हमेशा है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट इज करेक्ट टू गिव मॉन्टेक्स टेस्ट PPD इन ए पेशेंट। दोस्तों मॉन्टेक्स टेस्ट के बारे में पूछा गया है, यानी कि जब भी किसी पेशेंट में मॉन्टेक्स टेस्ट को परफॉर्म किया जाएगा तो PPD जो होता है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव को किस रूट के माध्यम से पेशेंट्स में इंजेक्ट करवाया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, मॉन्टेक्स टेस्ट जो होता है दोस्तों वो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है। क्या होता है?
ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना। ट्यूबरकुलिन ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है, मॉन्टेक्स टेस्ट होता है वो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है दोस्तों, ध्यान में रखना। और यहाँ पे प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव की बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या करता है दोस्तों, मॉन्टेक्स टेस्ट जो होता है वो एक प्रकार का मेथड होता है जो डिटरमाइन करता है कि पेशेंट्स जो है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट इन्फेक्टेड है या नहीं, यानी कि किसी पेशेंट में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी कि जो टीबी का जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट है या नहीं है, उसको डिटरमाइन करने का एक मेथड होता है, वो होता है मॉन्टेक्स टेस्ट। और मॉन्टेक्स टेस्ट के अंदर पीपीडी को इंजेक्ट किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। यहाँ पे प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव जो होता है वो उसको 0.1 ml, ठीक है, 0.1 ml लिया जाता है। और हमेशा दोस्तों ध्यान रखना, इंट्राडर्मल रूट के द्वारा पेशेंट्स में इंजेक्ट करवाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आंसर जो होगा वो होगा दोस्तों इंट्राडर्मल रूट, यानी कि इंट्राडर्मल रूट के द्वारा दोस्तों ध्यान रखना कि पीपीडी प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव को है वो इंजेक्ट करवाया जाता है दोस्तों। दोस्तों ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि पीपीडी इंजेक्ट करवाने के बाद पेशेंट्स में जो रिएक्शन होती है, पेशेंट्स में जो रिएक्शन होती है या फिर जो स्कार फॉर्मेशन होता है, उस स्कार फॉर्मेशन को कब रीड किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रिएक्शन होने के बाद या फिर पीपीडी को इंजेक्ट करने के बाद आफ्टर 48 टू 72 हार्स, यानी कि 48 से 72 घंटे में 48 टू 72 हार्स में उसको रीड किया जाता है। ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको आपको हमेशा माइंड में रखना है। तो यहाँ पे मॉन्टेक टेस्ट जो होता है एक प्रकार का ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है, और ये मेथड होता है डिटरमाइन करने के लिए कि पेशेंट्स के अंदर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं है। यहाँ पे पीपीडी को प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव को इंट्राडर्मल रूट के द्वारा 0.1 ml इंजेक्ट करवाया जाता है, और इंजेक्ट करवाने के आफ्टर 48 टू 72 हार्स में यहाँ पे रीडिंग को है वो रीड किया जाता है। तो यहाँ पे मॉन्टेक्स टेस्ट को जो परफॉर्म किया जाएगा, पीपीडी को इंजेक्ट करवाया जाएगा, वो जिसका जो रूट होगा वो इंट्राडर्मल रूट होगा दोस्तों, ठीक है। डायग्राम के माध्यम से देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों इंट्राडर्मल रूट के द्वारा पीपीडी को इंजेक्ट करवाया जा रहा है स्किन में, ठीक है दोस्तों। 1 ml के सीरीज यूज में ली जाती है दोस्तों, और 1 ml के सीरीज में 0.1 ml पीपीडी है वो इंजेक्ट करवाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों, 0.1 ml, ठीक है, 0.1 ml पीपीडी है वो इंजेक्ट है वो करवाया जा रहा है डायरेक्टली स्किन इंट्राडर्मल रूट के द्वारा, ठीक है दोस्तों। थर्ड क्या है, ये जो है यानी कि इंजेक्ट पीपीडी को इंजेक्ट करवाने के बाद 48 हार्स में इन ड्यूरेशन जो होता है स्किन के अंदर जो इन ड्यूरेशन होता है, इस रीडिंग को रीड किया जाता है, और इस रीडिंग को हमेशा दोस्तों एमएम के अंदर रीड किया जाता है, किसके अंदर, एमएम के अंदर रीड किया जाता है, और स्कोर दिया जाता है कि कितना एमएम है वो एरियाज है वो इन ड्यूरेट हुआ है आफ्टर इंजेक्ट ऑफ द पीपीडी, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि अगर इन ड्यूरेशन आफ्टर 48 टू 72 हार्स के अंदर 5 mm से कम हो रहा है, 5 mm से कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मॉन्टेक्स टेस्ट नेगेटिव है, यानी कि किसी उस पेशेंट्स में, उस पर्सन में किसी भी प्रकार का कोई माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अगर इन ड्यूरेशन 5 mm या फिर उससे ज्यादा हो रहा है दोस्तों, ठीक है, और वो पेशेंट इम्यूनोसप्रेस्ड पर्सन है, यानी कि उस पेशेंट्स में एचआईवी है, उस पर्सन में क्या है, उस पर्सन में एचआईवी, अगर कोई एचआईवी का पेशेंट है और उस एचआईवी के पेशेंट में इन ड्यूरेशन 5 mm या उससे ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि उस पेशेंट्स में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो वो टेस्ट क्या होगा, वो टेस्ट पॉजिटिव होगा दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर इन ड्यूरेशन दोस्तों 10 mm हो रहा है, अगर कोई पेशेंट ड्रग एब्यूजर है, यानी कि कोई पेशेंट क्रोनिक ड्रग एब्यूजर है, लॉन्ग टाइम से कोई ड्रग्स ले रहा है, और उस पेशेंट में इन ड्यूरेशन 10 mm हो रहा है, इसका मतलब है कि वो भी पेशेंट क्या है, वो भी पेशेंट सफर कर रहा है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा, उसमें भी पॉजिटिव जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना, उसमें भी पॉजिटिव जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर इन ड्यूरेशन 15 mm या उससे ज्यादा हो रहा है और पर्सन हेल्थी है, क्या है दोस्तों, पर्सन हेल्थी है, पेशेंट्स में किसी भी प्रकार का कोई इम्यून सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इम्यून सिस्टम नॉर्मल है, और अगर इन ड्यूरेशन 15 mm से ज्यादा जा रहा है दोस्तों, तो इन ड्यूरेशन जो है 15 mm से ज्यादा हो रहा है, ठीक है दोस्तों, तो वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, यानी कि उस पेशेंट्स में, उस पर्सन में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट होगा दोस्तों, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको रीडिंग आफ्टर 48 टू 72 हार्स में के अंदर रीड करना है, और कितना इन ड्यूरेशन हो रहा है, कितना mm के अंदर इन ड्यूरेशन हो रहा है, ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको दोस्तों आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डीपीटी वैक्सीन
पी स्टैंड्स फॉर, यानी कि डीपीटी वैक्सीन में पी का मतलब क्या होता है, पी का मीन्स क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ पे डीपीटी के बारे में पूछा गया है। डीपीटी क्या होता है दोस्तों, डी का होता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से होता है। पी जो है दोस्तों वो है पर्टुसिस। पर्टुसिस, पर्टुसिस भी एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज है, कॉन्टेजियस डिजीज है जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा होती है, और एक बैक्टीरियल डिजीज है जो होती है बोर्डेटला सॉरी कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया ये होता है। बोर्डेटला पर्टुसिस जो होता है वो दोस्तों इसका पर्टुसिस का पॉजिटिव एजेंट है, वो होता है, बैक्टीरियल डिजीज है। एंड टी जो है यहाँ पे टिटनस है दोस्तों, टिटनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पी का मीन्स पूछा गया है, तो यहाँ पे पी का होगा क्या होगा दोस्तों, पर्टुसिस, और पर्टुसिस इज आल्सो नोन एज वूफिंग कफ। क्या दोस्तों, वूफिंग कफ। ऑप्शन राइट ऑप्शन जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी, यानी कि जो वूफिंग कफ है ये पी का मतलब है दोस्तों। तो वूफिंग कफ इज आल्सो नोन एज पर्टुसिस। पर्टुसिस इज ए बैक्टीरियल डिजीज, कॉन्टेजियस डिजीज स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, एंड पर्टुसिस इज स्प्रेड बाय या इज कॉज्ड बाय बोर्डेटला पर्टुसिस, एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है दोस्तों। टिटनस भी बैक्टीरियल है जो क्लोस्ट्रिडियम टिटनी की वजह से होता है, एंड डिप्थीरिया भी एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से होता है। तो यहाँ पे पी का जो आंसर आएगा वो पर्टुसिस आएगा, और पर्टुसिस इज आल्सो नोन एज वूफिंग कफ। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पेशेंट इन आईसीयू नीड्स अर्जेंट सीपीआर, which of the following code is used to call emergency CPR team। दोस्तों एक पेशेंट है आईसीयू के अंदर और उस पेशेंट्स को अर्जेंट सीपीआर की नीड है, तो नर्स इमरजेंसी कॉल करेगी सीपीआर टीम को, तो कौन सा कलर कोड के अकॉर्डिंग कॉल करेगी या किस प्रकार का कलर कोड देगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियसली नॉर्सेट के एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चंस पुटअप हो चुका है दोस्तों, और काफी कलर कोड को एक डिटरमाइन किया गया है, उसके अकॉर्डिंग जैसी कोई सिचुएशन होती है, जो कोई डिजास्टर होता है, कोई इंसिडेंट होता है, कोई वायलेंस होता है, तो उस कंडीशन में किस प्रकार का कलर कोड को डिटरमाइन करना है या फिर किस प्रकार के कलर कोड को जारी करना होता है, तो वो बहुत ही एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो होता है दोस्तों। दोस्तों ध्यान रखना कि जब भी कोई पेशेंट्स आईसीयू के अंदर है और उसको अर्जेंट सीपीआर की नीड है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई कार्डियक अरेस्ट हुआ है किसी पेशेंट्स में, अगर कोई किसी प्रकार का कार्डियक अरेस्ट हुआ है दोस्तों, कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो उस केस में हमेशा दोस्तों ध्यान रखना जो ब्लू कलर का जो कोड है वो इंडिकेट किया जाएगा, वो डिटरमाइन किया जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे कोड ब्लू होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन आपके सामने ब्लू का भी है, पिंक भी है, ब्लैक भी है, रेड भी है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा ब्लू हो जाएगा। यानी कि जब भी सीपीआर या फिर कार्डियक अरेस्ट के केस में क्या दिया जाएगा, वो कोड ब्लू है वो दिया जाएगा। ओके दोस्तों, तो कलर कोडिंग के हिसाब से कुछ अदर भी कुछ डिजास्टर्स के अकॉर्डिंग कलर कोड दिया जाता है। तो यहाँ पे हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं दोस्तों कि अगर किसी भी प्रकार का फ्लड हुआ, यानी कि एक्सेसिव रेन हुई है, बाढ़ आ गई है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो वहां पे गवर्नमेंट के द्वारा या फिर लोकलाइज एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो कलर कोड दिया जाएगा वो एक्वा कलर कोड दिया जाएगा, और एक्वा कलर कोड के अकॉर्डिंग ही वहाँ की पब्लिक को, ठीक है दोस्तों, वहाँ की पब्लिक को क्या किया जाएगा, वहाँ की पब्लिक को वार्निंग दी जाएगी कि वो आप जितने भी नियर बाई वाटर्स है तो वहाँ से आप जल्दी से जल्दी वो इवेक्यूएट करें, वहाँ से जल्दी जल्दी स्पेस को वहाँ पे ब्लैंक कर दे। तो जब भी फ्लड का होगा, बाढ़ होगी, एक्सेसिव रेन होगी, उस केस में क्या होगा दोस्तों, एक्वा कलर कोड है वो दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का बॉम्ब थ्रेट है, ठीक है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई सस्पिशियस ऑब्जेक्ट है, यानी कि किसी पुलिस को या किसी पर्सन को कुछ सस्पिशियस ऑब्जेक्ट मिला है या फिर किसी भी प्रकार का बॉम्ब थ्रेट मिला है, तो वहाँ पे ब्लैक कलर कोड है वो दिया जाएगा दोस्तों। कार्डियक अरेस्ट हुआ है या फिर कुछ मेडिकल इमरजेंसी है, सीपीआर देना है, ब्लू कलर कोड दिया जाएगा। एग्जाम्स के अंदर ऑलरेडी आ चुका है दोस्तों, ये एग्जाम्स के अंदर ऑलरेडी आ चुका है नॉर्सेट के अंदर, ठीक है, ध्यान में रखना आपको। इन फैसिलिटी कुछ हेजार्डस स्पिल हो गया है, कुछ केमिकल स्पिल हो गया है, ठीक है, बर्न हो गया है, तो उस केस में क्या होगा, ब्राउन कलर कोड से इंडिकेट किया जाएगा। इवेक्यूएशन के केस में ग्रीन कलर कोड दिया जाएगा, यानी कि कुछ इवेक्यूएट करना है, उसमें ग्रीन कलर कोड है वो दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस या फिर फेलियर, ठीक है, तो वहां पे ग्रे कलर कोड दिया जाएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। किसी भी प्रकार का कोई एक्सटर्नल डिजास्टर हुआ है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, जैसे कुछ अर्थक्वेक हो गया है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा दोस्तों, कुछ बिल्डिंग्स क्रैक हुआ है, तो एक्सटर्नल डिजास्टर के केस में दोस्तों हमेशा ध्यान में रखना कि आपको ऑरेंज कलर कोड है वो दिया जाएगा। इन कलर कोड को आपको बेसिकली आपको ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों।
किसी भी प्रकार का कोई होस्टेज टेकिंग हुआ है, ठीक है, होस्टेज टेकिंग हुआ है, वहां पे पर्पल कलर कोड दिया जाएगा। फायर या स्मोक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप माइंड में रखो, फिक्स कर लो क्वेश्चंस को। किसी भी प्रकार का फायर लग गई, बिल्डिंग्स में स्मोक हुआ है, वहां पे रेड कलर कोड दिया जाएगा। एक्टिव अटैकर, ठीक है, एंड एक्टिव शूटर, यहाँ पे सिल्वर दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई हमला होता है, कोई एक्टिव अटैकर होता है, उस केस में पुलिस के द्वारा या लोकलाइज एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सिल्वर कलर कोड दिया जाता है। किसी भी प्रकार की कोई वायलेंट सिचुएशन है दोस्तों, कुछ हिंसा हो रही है, वायलेंट हो रहा है, वहां पे व्हाइट है वो कलर कोड के अकॉर्डिंग इंडिकेट किया जाता है। मिसिंग एडल्ट, यानी कि कोई एडल्ट मिसिंग हो गया है, तो उसको ढूंढने के लिए उसको पब्लिक्स के अंदर एक वायरल करने के लिए, ताकि उस पेशेंट्स को जल्दी से जल्दी, उस पर्सन को जल्दी से जल्दी वो आइडेंटिफाई किया जा सके या फिर उसको सर्च किया जा सके, तो उसको मिसिंग एडल्ट के लिए येलो कलर कोड दिया जाता है। और यहाँ पे अगर अगर चाइल्ड या फिर कुछ इन्फेंट है वो मिस हो जाता है, तो उस केस में एम्बर कलर कोड दिया जाता है। तो इस दोनों को आपको ध्यान रखना कि एडल्ट के केस में येलो आएगा एंड चाइल्ड और इन्फेंट के केस में है वो एम्बर है वो आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे कलर कोड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक्वा, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, ग्रे, ऑरेंज, पर्पल, रेड, सिल्वर, व्हाइट एंड येलो एंड एम्बर। यहाँ पे ये जो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि जो 12-13 कलर के जो कलर कोड है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर ब्लू है वो ऑलरेडी आ चुका है दोस्तों, ये ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पे राइट ये जो रेड कलर का जो है फायर और स्मोक में ये आने के चांसेस है। वैसे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट है, बट आपको बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट है उन चीजों को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिक साइन ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस इन चाइल्ड, चिल्ड्रन के अंदर पाइलोरिक स्टेनोसिस का क्या क्लासिक साइन होगा दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखना कि पाइलोरिक स्टेनोसिस होता क्या है। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है दोस्तों कि जो पाइलोरस होता है, पाइलोरस के अंदर क्या होता है दोस्तों, या तो फिर वो नैरो हो जाता है या फिर उसकी थिकनिंग हो जाती है, ठीक है, तो वो पाइलोरिक स्टेनोसिस कहलाता है। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस के केस में दोस्तों क्या होता है कि फोर्सफुली क्या होता है, फोर्सफुली वॉमिटिंग होती है। क्या होती है, वॉमिटिंग होती है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग यानी कि कोई बच्चा है, कोई पेशेंट है, वो क्या करेगा, वो फोर्सफुली वॉमिटिंग करेगा, ठीक है। तो फोर्सफुली वॉमिटिंग जो होता है वो एक क्लासिक साइन होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस का दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जब भी किसी चिल्ड्रन में प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी तो उस केस में क्या होगा, HCl लॉस होगा दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लॉस होगा। और उस केस में क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस की बात करें दोस्तों तो मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि क्या लॉस हो रहा है, HCl लॉस हो रहा है। तो मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस की कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो सकती है, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे पाइलोरिक स्टेनोसिस का जो क्लासिकल साइन जाएगा दोस्तों वो जाएगा प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग एक प्रकार का बहुत इंपॉर्टेंट साइन है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स के अंदर पुटअप हो चुका है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों लॉजिकली, एंड कुछ यूनिक क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चंस के अंदर आने 100% क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग यानी कि फोर्सफुली वॉमिटिंग जो है वो राइट आंसर करना है इन द केस ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस को डायग्राम के माध्यम से देखते हैं दोस्तों। पाइलोरिक स्टेनोसिस का मीन्स होता है कि जो पाइलोरस होता है उसका नेरोविंग या फिर थिकनिंग हो जाता है, यानी कि पाइलोरस पार्ट का नेरोविंग एंड थिकनिंग होना पाइलोरिक स्टेनोसिस कहलाता है। इस केस में प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलेगा, फोर्सफुली वॉमिटिंग होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस की कंडीशन डेवलप होगी, बिकॉज HCl का क्या हो रहा है, HCl लॉस हो रहा है दोस्तों। जब HCl लॉस होता है तो मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। और दोस्तों ध्यान रखना जब पाइलोरिक स्टेनोसिस को सर्जिकल करेक्ट किया जाता है दोस्तों, सर्जिकल करेक्शन किया जाता है, क्या किया जाता है, सर्जिकल करेक्शन किया जाता है, तो उस केस में दोस्तों ध्यान रखना रैमस्टेड ऑपरेशन यूज में लिया जाता है। रैमस्टेड एक प्रकार का प्रोसीजर होता है, उस रैमस्टेड प्रोसीजर के द्वारा सर्जिकल करेक्शन के द्वारा है वो पाइलोरिक स्टेनोसिस को ठीक किया जाता है। तो यहाँ पे जो सर्जरी की जाती है पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर, जो सर्जरी की जाती है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर जो सर्जरी की जाती है वो की जाती है रैमस्टेड ऑपरेशन। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 2-3 चीजें याद ध्यान में रखनी है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस में फर्स्ट प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, यानी कि फोर्सफुली वॉमिटिंग होती है। सेकंड वन इसके अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस की कंडीशन डेवलप होती है। और थर्ड वन जो होता है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस के केस में जो सर्जिकल ऑपरेशन किया जाता है, जो सर्जरी की जाती है, उस सर्जरी का नाम क्या है, तो वो है रैमस्टेड ऑपरेशन। तो ये आपको 3 चीज है वो पाइलोरिक स्टेनोसिस के केस में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अकॉर्डिंग टू WHO विच इज नॉट इंक्लूडेड इन सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट इन OT। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बेक प्रीवियसली 2 नोट सेट के अंदर ये क्वेश्चन ऑलरेडी पुटअप हो चुका है, और जीएमसी पीजीए के अंदर भी काफी बार एग्जाम्स इस क्वेश्चन को पुटअप किया गया है। तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट इन ओटी, ओटी के अंदर सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट होती है, उसके अंदर कौन से प्रेफरेंस सॉरी कौन से आइटम्स इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखा है, टाइम इन, टाइम आउट, साइन इन एंड साइन आउट, इनमें से कौन सा है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है, नॉट इंक्लूड है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि जो टाइम इन होता है, ऑप्शन ए है, जो टाइम इन होता है वो कभी भी सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के अंदर यूज में नहीं लिया जाता, किसी भी प्रकार को इंक्लूड नहीं किया जाता है। टाइम आउट को इंक्लूड किया जाता है, टाइम इन को किया जाता है एंड साइन आउट को किया जाता है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फिक्स कर लो एग्जाम्स के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फिक्स कर लो इस क्वेश्चन को कि टाइम इन, आंख बंद करके आपको आंसर पुट करना दोस्तों। ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन इसके बाद भी अगर गलत हो जाता है दोस्तों, तो फिर कोई मीन्स नहीं है आपकी प्रिपरेशन करने का। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि सर्जिकल सेफ्टी चेक लिस्ट के अंदर, सर्जिकल सेफ्टी चेक लिस्ट के अंदर टाइम इन को कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। 3 चीज होती है, टाइम आउट होता है, साइन इन होता है एंड साइन आउट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको रट लो दोस्तों, हमेशा एग्जाम्स के अंदर आता है दोस्तों। ये देखिए, साइन इन नंबर 1, नंबर 2 टाइम आउट एंड नंबर 3 साइन आउट, यानी कि टाइम इन को किसी भी कंडीशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है दोस्तों। तो टाइम इन जो है वो यहाँ पे आपको बाहर निकालना है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द बिलो आर साइन ऑफ प्री एक्लेम्सिया एक्सेप्ट, यानी कि प्री एक्लेम्सिया के केस में कौन सा साइन प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पे एक्सेप्ट दे रखा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट का मतलब होता है 3 ऑप्शंस राइट है और 1 ऑप्शन राइट नहीं है, उसको आपको बाहर निकालना है, ठीक है दोस्तों, सेग्रीगेट करना है। ऑप्शन ए फीवर, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी एडिमा एंड ऑप्शन डी प्रोटीनयूरिया। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, प्री एक्लेम्सिया के अंदर क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है, ठीक है, हाइपरटेंशन कितना होगा 140 90 या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा पेशेंट्स में, ठीक है, एडिमा भी देखने को मिलेगा, ठीक है, और प्रोटीनयूरिया भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे फीवर नहीं होगा, यानी कि फीवर जो है वो नहीं होता है प्री एक्लेम्सिया के केस में। प्री एक्लेम्सिया केस में हाइपरटेंशन होगा मोर देन 140 90 mm ऑफ एचजी, एडिमा प्रेजेंट हो सकता है या फिर एब्सेंट भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली केसेस में एडिमा प्रेजेंट होता है एंड प्रोटीन यूरिया भी प्रेजेंट होता है। प्रोटीन यूरिया कितना होता है 2+, कितना होता है 2+, ठीक है। प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया को कुछ डिफरेंट, मेजर डिफरेंट होता है, उसको अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे प्री एक्लेम्सिया दोस्तों, हाइपरटेंशन मोर देन 140 mm ऑफ एचजी, यानी कि 140/90 mm ऑफ एचजी से ज्यादा हो जाता है। प्रोटीन यूरिया 2+, यानी कि 1 ग्राम 1 लीटर के अंदर 1.0 ग्राम या वो प्रेजेंट होता है प्रोटीन, ठीक है दोस्तों। एंड एडिमा जो है वो प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली केसेस में एडिमा है वो प्रेजेंट होता है। तो ये होता है प्री एक्लेम्सिया। यहाँ पे एक्लेम्सिया कहते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया को डिफ्रेंशिएट करने का जो मेन क्लासिकल फीचर्स होता है वो होता है सीजर्स। क्या होता है, कन्वर्जन, यानी कि अगर पेशेंट्स में कन्वर्जन नहीं आ रहे हैं, मीन्स किसी पेशेंट्स का बीपी बढ़ा हुआ है, प्रोटीन यूरिया और एडिमा है, और उस पेशेंट्स में कन्वर्जन नहीं आ रहा है, सीजर्स नहीं हो रहा, तो वो प्री एक्लेम्सिया है। और अगर पेशेंट्स का बीपी बढ़ा हुआ है प्रेगनेंसी के अंदर, प्रोटीन यूरिया हो रहा है, एडिमा हो रहा है एंड कन्वर्जन हो रहा है, इसका मतलब वो एक्लेम्सिया, यानी कि प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया के अंदर कन्वर्ट हो गया। एक्लेम्सिया के अंदर बीपी जो होगा वो 180 100 होगा, यानी कि सिस्टोलिक जो है वो 180 होगा एंड डायसिस्टोलिक जो है वो वहाँ पे कितना होगा दोस्तों, वहाँ पे 100 होगा। प्रोटीन यूरिया 3+ 4+ होगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3+ 4+ का मतलब है कि 1 लीटर के अंदर 1.5 ग्राम या फिर 2 ग्राम्स भी हो सकता है। सीजर्स प्रेजेंट होगा दोस्तों एंड एडिमा है वो प्रेजेंट होगा। ये क्लासिकल साइन होते हैं एक्लेम्सिया के। तो प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको माइंड में है वो रखना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन HIV पॉजिटिव पेशेंट मोन्टेक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज पॉजिटिव व्हेन द स्कार इज मोर देन। दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि मोन्टेक्स जो टेस्ट होता है वो एक प्रकार का ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है, और इस ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट के अंदर PPD प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव को इंजेक्ट करवाया जाता है। और मोन्टेक्स स्किन टेस्ट एक मेथड होती है जो डिटरमाइन करती है कि किसी पेशेंट में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं है, उसको डिटरमाइन करने के लिए मोन्टेक्स टेस्ट किया जाता है। इसके अंदर PPD प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव को इंजेक्ट करवाया जाता है 0.1 ml, 0.1 ml के अंदर है वो इंजेक्ट करवाया जाता है बाय इंट्राडर्मल रूट के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो इंट्राडर्मल रूट के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है। इंट्राडर्मल रूट हमेशा 15 डिग्री पे दिया जाता है, 15 डिग्री पे दिया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना।
तो अगर किसी HIV पॉजिटिव पेशेंट में इन ड्यूरेशन अगर 5 mm हो रही है, 5 mm इन ड्यूरेशन हो रहा है आफ्टर इंजेक्ट ऑफ द PPD, तो दोस्तों ध्यान रखना उस पेशेंट में क्या है, उस पेशेंट्स में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा वो 5 mm जाएगा दोस्तों, ठीक है, 5 mm जाएगा। अगर कोई पेशेंट के अंदर 10 mm हो रहा है, ठीक है, 10 mm हो रहा है तो वो सस्पेक्टेड भी हो सकता है, और अगर 15 mm से ज्यादा हो रहा है तो वो पॉजिटिव जाएगा, क्या है वो पॉजिटिव जाएगा। अगर एक नॉर्मल हेल्थी पर्सन है और उसके अंदर इन ड्यूरेशन जो है वो 15 mm से ज्यादा हो रहा है तो वो पॉजिटिव जाएगा। लेकिन यहाँ पे TB के बारे में पूछा गया है, यानी कि एक HIV पॉजिटिव पेशेंट के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे अगर 5 mm का भी अगर स्कार फॉर्मेशन है या फिर इन ड्यूरेशन है तो वहाँ पे पॉजिटिव मॉन्टेक्स टेस्ट है वो होगा दोस्तों। तो ये आपको राइट करना है दोस्तों। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स इन प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एज, यानी कि प्रेगनेंसी के अंदर जो सर्विक्स है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए गुडेल साइन, ऑप्शन बी हिगर साइन, ऑप्शन सी ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑप्शन डी चैडविक साइन। तो दोस्तों ध्यान रखना, प्रेगनेंसी में जब ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स होता है तो वो चैडविक साइन कहलाता है। क्या कहलाता है? वो चैडविक साइन कहलाता है। वो चैडविक साइन जो होता है वो दोस्तों एक प्रकार का जैक्यूमर साइन भी कहलाता है। क्या कहलाता है? जैक्यूमर साइन, यानी कि चैडविक साइन इज ऑल्सो नोन एज जैक्यूमर साइन, ठीक है। तो चैडविक साइन होता है क्या दोस्तों? तो विनस कंजेशन जब होता है, जब विनस कंजेशन हो जाता है तो प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो सर्विक्स है, जो वेजाइना है या फिर जो वल्वा है, वो उसका जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, वो ब्लूइश कलर के अंदर हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो चैडविक साइन है वो दोस्तों हमेशा क्या होगा, यहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स के अंदर राइट आंसर क्या जाएगा, चैडविक साइन जाएगा। विनस कंजेशन की वजह से वो होता है दोस्तों। ऑप्शन ए गुडेल साइन, गुडेल साइन का मतलब हो रहा है दोस्तों सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स जब सॉफ्ट हो जाता है 6 वीक की प्रेगनेंसी में, उसको गुडेल साइन बोलते हैं। हिगर साइन जो होता है वो दोस्तों सर्वाइकल स्टमक जो पार्ट होता है वो अगर सॉफ्ट हो जाता है तो वो हिगर साइन कहलाता है। ऑप्शन सी ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन एक प्रकार का फाल्स लेबर पेन होता है। क्या होता है? फाल्स लेबर पेन। अगर फाल्स लेबर पेन हो रहा है तो वो क्या होता है, वो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन जब प्रेगनेंसी 20 वीक्स की हो जाती है उसके बाद कभी भी है वो अपेयर हो सकता है। तो यानी कि अगर कोई पेशेंट है, प्रेग्नेंट वुमन है, उसको फाल्स लेबर पेन हो रहा है, इसका मतलब वो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है। वो दोस्तों ध्यान रखना, चैडविक साइन जो होता है वो 8th वीक के प्रेगनेंसी में होता है। कितनी होती है? 8 वीक की जब प्रेगनेंसी होती है तो वहाँ पे चैडविक साइन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा चैडविक साइन। क्या होगा? Chadwick sign is the right answer, यानी कि Chadwick sign is also known as Jacquemus sign and bluish discolors of the cervix, vagina and vulva during pregnancy. Okay दोस्तों, next question, right way to administer eye drop and eye ointment, यानी कि eye drop और eye ointment को administer करने का right way क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, first eye ointment and after 50 minutes eye drop, ऑप्शन बी first eye drops and after 50 minutes ointment, option C first ointment followed by eye drop, and option D first eye drop followed by eye ointment। तो दोस्तों आपको इसका डिटरमाइन करना है कि राइट वे क्या होगा आई ड्रॉप और आई ऑइंटमेंट का। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी पेशेंट में एक साथ में आई ड्रॉप और आई ऑइंटमेंट फिजिशियन के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहले आई ड्रॉप को डाला जाएगा और उसके बाद आई ऑइंटमेंट को अप्लाई किया जाएगा। अगर किसी पेशेंट में फिजिशियन के द्वारा आई ड्रॉप और आई ऑइंटमेंट को एक साथ प्रिस्क्राइब किया गया है तो उस केस में फर्स्ट आई ड्रॉप होगा एंड सेकंड क्या होगा, सेकंड जो होगा वो आई ऑइंटमेंट होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो जाएगा फर्स्ट आई ड्रॉप फॉलोड बाय आई ऑइंटमेंट, यानी कि पहले आई ड्रॉप को है वो इंस्टिल किया जाएगा, उसके बाद आई ऑइंटमेंट को है वो अप्लाई है वो किया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो डी राइट आंसर है वो होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्ली साइन ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर आईसीपी इन ए चाइल्ड, यानी कि एक बच्चा है, एक चिल्ड्रन है, उसके अंदर आईसीपी इंक्रीज हुआ है, आईसीपी इंक्रीज होने का अर्ली साइन क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों आईसीपी के बारे में क्वेश्चन है वो काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर आता है। दोस्तों ध्यान रखना, जब भी कोई आरटीए होगा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई, कोई ब्रेन इंजरी हो गई, उस केस में आईसीपी इंक्रीज होने के चांसेस है वो हो जाते हैं। नॉर्मल आईसीपी की अगर बात करें दोस्तों तो 7 to 15 mm ऑफ एचडी नॉर्मल आईसीपी होता है। ये बुक्स के अकॉर्डिंग आपको वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं, काफ़ी बुक्स के अंदर इसके वैल्यूज है वो डिवाइड किए गए या फिर उसको
वेरिएट किया गया है। तो यहाँ पे 7 to 15 mm ऑफ HG है वो ICP, नॉर्मल ICP होता है दोस्तों। तो RTA के केस में, ब्रेन के इंजरी के केस में, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के केस में यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है, जब भी कोई चिल्ड्रन में ICP इंक्रीज होगा, अगर ICP इंक्रीज होगा तो उस केस में हमेशा पहले, सबसे पहले जो साइन होगा दोस्तों वो हेडेक होगा, क्योंकि पेशेंट्स, बच्चे के अंदर क्या होगा, उस चिल्ड्रन के अंदर अनकंफर्ट होगा, यानी कि वो बच्चा क्या होगा, कंफर्टेबल नहीं होगा। तो सबसे पहले जो अर्ली साइन देखने को मिलेगा आफ्टर इंक्रीज ICP, तो वो हेडेक होगा। वोमिटिंग भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन लेट साइन होता है दोस्तों, लेकिन सबसे पहले जो होगा वो हेडेक होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा वो हेडेक होगा। ऑप्शन बी वोमिटिंग, ऑप्शन सी बल्जिंग एंटीरियर फोंटानेल, एंड ऑप्शन डी इंक्रीज हेड साइज, ये नहीं होते हैं दोस्तों। हेडेक जो है वो अर्ली साइन है, वो होता है आफ्टर इंक्रीज ICP ने चिल्ड्रन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following test need to be performed before radial artery cannulation to evaluate radial and ulnar artery patency? दोस्तों ध्यान रखना कि रेडियल आर्टरी कैनुलेशन करने से पहले रेडियल और अल्नर आर्टरी की पेटेंसी को चेक करने के लिए निम्न में से कौन सा टेस्ट है वो परफॉर्म किया जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, DSSP के अंदर भी एग्जाम्स आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना इसको। तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब भी रेडियल और अल्नर आर्टरी के पेटेंसी को चेक किया जाता है तो उस केस में एलिन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? एलिन टेस्ट। एलिन टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, वो जाएगा एलिन टेस्ट, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर जाएगा। यानी कि जब भी रेडियल और अल्नर आर्टरी की पेटेंसी को चेक करना है तो उस केस में क्या किया जाएगा, उस केस में एलिन टेस्ट करते हैं। ऑप्शन ए ब्रजर टेस्ट। ब्रजर टेस्ट एक प्रकार का टेस्ट होता है जो आर्टेरियल इनसफिशियंसी के लिए चेक किया जाता है। क्या है? आर्टेरियल अगर इनसफिशियंसी है उसमें ब्रजर टेस्ट किया जाता है। कैपिलरी रिफिल टेस्ट यानी कि CRT। CRT दोस्तों क्या होता है? CRT एक प्रकार का टेस्ट है जो क्या किया जाता है दोस्तों, जो पेरिफेरल टिश्यूज होते हैं उस पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर ब्लड फ्लो कितना है या फिर ब्लड फ्लो को असिस्ट करने के लिए वो CRT किया जाता है, यानी कि कैपिलरी रिफिल टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे रेडियल और अल्नर आर्टरी की पेटेंसी को चेक करने के लिए पूछा गया, तो यहाँ पे एलिन टेस्ट आपको राइट करना दोस्तों। डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, ये एलिन टेस्ट है। एलिन टेस्ट को दोस्तों फिट क्लोजर टेस्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिट क्लोजर टेस्ट, यानी कि फिट्स को है वो क्लोज किया जाता है और उसके बाद 3 सेकंड्स तक, उसको है वो डिलेट किया जाता है। डिलेट करने के बाद स्किन का कलर चेक किया जाता है, तो वो एक प्रकार का एलिन टेस्ट है वो होता है। यहाँ पे जो 3 सेकंड है ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एम्स के अंदर एग्जाम्स पुटअप हो सकता है, क्योंकि एम्स नोटसेट हमेशा यूनिक क्वेश्चंस को पुटअप करता है, तो आपको यहाँ पे 3 सेकंड का ध्यान रखना है। एलिन टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज फिट क्लोजर टेस्ट, इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पेटेंसी ऑफ द वेसल सप्लाइंग द हैंड रेडियल और अल्नर आर्टरी पेटेंसी, यानी कि रेडियल और अल्नर आर्टरी की पेटेंसी को चेक करने के लिए हमेशा एलिन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। Place your thumb over the patient radial and ulnar artery and get him to cleanse his hand 3 times in quick session। एक क्विक सेशन के अंदर 3 times हैंड को है वो क्या किया जाएगा, क्लींस किया जाएगा। कंप्रेस द वेसल्स एंड आस्क हिम टू एक्सटेंड द फिंगर्स, यानी कि वेसल्स को कंप्रेस करने के बाद उसको बोलेंगे कि फिंगर्स को एक्सटेंड करे, एंड द हैंड शुड बी बैलेंस्ड, यानी कि हैंड को बैलेंस्ड में रखना है। नाउ रिलीज द रेडियल आर्टरी को रिलीज करेंगे एंड नोट करेंगे कि रिटर्न ऑफ स्किन का कलर जो है वो रिटर्न हो रहा है या फिर मोर देन 3 सेकंड्स में भी डिले हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पॉजिटिव एलिन टेस्ट है, यानी कि रेडियो और अल्नर आर्टरी की इनसफिशियंसी हो रही है दोस्तों, ध्यान रखना। रिपीट द टेस्ट को रिपीट करेंगे और टाइम रिलीजिंग द अल्नर आर्टरी, ठीक है, और अल्नर आर्टरी के टाइम को रिलीज करेंगे। तो यहाँ पे जो 3 सेकंड्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 3 सेकंड्स से ज्यादा अगर स्किन का कलर है वो रिटर्न होने में उसको डिले हो रहा है तो वो एक प्रकार का पॉजिटिव एलिन टेस्ट होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एलिन टेस्ट दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना कि रेडियल और अल्नर आर्टरी की पेटेंसी को चेक करना है तो हमेशा एलिन टेस्ट को परफॉर्म है वो किया जाता है दोस्तों। आपको ध्यान में रखना है एलिन टेस्ट के बारे में, आपको हमेशा दोस्तों ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन दोस्तों। आज का MCQ सेशन ये फिनिश होता है। आई होप ये MCQ सेशन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, नोटसेट के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों। तो बने रहिए MCQ सेशन के साथ और जितना हो सके दोस्तों MCQs को सोल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि अब थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है। आपको जितना आप MCQ सेशन को अटेंड करेंगे या फिर MCQ सोल्व करेंगे उतने आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट है वो होने वाला दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।